हरिओम, नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस। तो आज मैं एक नया एक्ट लेके आई हूँ आप लोगों के रिगार्डिंग, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, पॉपुलरली नोन एज द पीएमएलए एक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा बड़ा एक्ट है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, इसीलिए इसको लेके आई हूँ। क्योंकि अब आगे चल के आप देखेंगे जब आपका पीएफआरडी का एग्जाम आएगा उसके अंदर भी इसका मेंशन है। अगर आप सीबीआई का पीटी या फिर जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम देंगे उसके अंदर भी ये वाले से आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्पेशल एग्जाम्स आते हैं, लीगल एग्जाम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें भी बहुत बड़ी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रॉम द पीएमएलए एक्ट। तो आज हम इस एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट, जिन्होंने अभी तक हमारी पीएफआरडी की वीडियो को चेकआउट नहीं किया, फटाफट से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर उन्हें आज की वो वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन इनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट। सो पीएमएलए, और पॉपुलर नोन एज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो ये बनाया इसीलिए गया है टू क्रिमिनल ऑल दोस एक्टिविटीज, ऑल दोस ऑफेंसेस जिसके तहत लोग अपना इलीगल सोर्सेस, इलीगल गेन प्रोसीड से जो कमाई हुई चीजें हैं उनको लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं, ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या अपनी जो ब्लैक मनी टाइप्स की चीजें हैं उनसे जो है किसी भी तरीके का गेन जो है वो प्रोसीड जो है वो कमाते हैं और फिर उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो शो नहीं करते टू द गवर्नमेंट, टैक्स नहीं भरते हैं, उसे रख छड़ते हैं। सो इन दैट केस जो इलीगल सोर्सेस से उन्होंने प्रॉफिट कमाया होता है, सो टू क्रिमिनलाइज ऑल दोस एक्टिविटीज एंड ऑफेंसेस ऑफ लीगलाइजिंग दैट इनकम और द प्रॉफिट व्हिच हैज बीन गेन्ड बाय देम फ्रॉम एन इलीगल सोर्सेस। तो हम उन ऑफेंसेस को किस एक्ट के नीचे क्रिमिनलाइज करते हैं? अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज आगे चल के इस वीडियो के अंदर जिन्हें हम मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्सेप्ट में करते हैं। उनके तहत अगर आपने कोई भी प्रॉफिट इनकम कमाया है और आप उस इलीगल सोर्सेज से कमाए हुए चीज को लीगलाइज करते हैं तो वो क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी कैलकुलेट हो जाती है, पर उसका एक अपना दायरा भी होता है। एंड दिस एक्ट वाज आल्सो इनैक्टेड टू कन्फिस्केट ऑल द प्रॉपर्टीज गेन्ड और अर्न्ड फ्रॉम द इलीगल गेन प्रोसीड्स आल्सो। सो आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्ट का इतना ही एम समझने की जरूरत है, इसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे। Now let's proceed towards what method constitute a money laundering. So कौन से मेथड्स को हम मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्सेप्ट में करते हैं, so ये जानने की कोशिश करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मेथड्स, ठीक है। सबसे पहला नाम जिसके तहत लोग अपने इलीगल सोर्सेज से इनकम से जनरेट करके लीगलाइज करने की उसे कोशिश करते हैं और फिर गेन प्रोसीड्स एक्वायर करते हैं, तो वो उसमें सबसे टॉप पे नाम आता है मेथड का हवाला, ठीक है, कैश स्मगलिंग। सो व्हाटएवर दे गेन, अगर प्रॉपर्टीज भी बनाई हैं तो उसे अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो इन्वेस्टिगेट अथॉरिटीज कर लेती हैं, ठीक है। फिक्शनल लोन्स, right, round tripping, right, shell companies and trust, right। फिर इसमें फेक इनवॉइसिंग, ठीक है, और गैम्बलिंग जैसी चीजें आती हैं, ठीक है। हेरा फेरी कर जाते हैं वो लोग, पैसों की आगे पीछे कर जाते हैं, काफी प्रोसीड्स जो है वो एक जनरेट कर लेते हैं जितना वो शो करते हैं उससे ज्यादा में, तो हम उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नीचे उस पर्टिकुलर ऑफेंस को क्रिमिनलाइज करते हैं, बुक करते हैं उन गेन्स को, जो है पर्टिकुलर अथॉरिटी जिनके पास पीएमएलए के तहत अथॉरिटी है, पावर है टू कन्फिस्केट, वो उन प्रॉपर्टीज को जो है आगे फर्दर कन्फिस्केट कर लेती है, विद मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी काइंड ऑफ थिंग। नाउ हम आगे चलेंगे the extent of the act, whole of India, क्योंकि हम यहाँ पे in detail the concept and the way they catch or nab the
चीज़ यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे, हमारा मेन मोटिव है टू स्टडी दिस पर्टिकुलर एक्ट, व्हाट डज दिस सेक्शन सेज, क्योंकि एग्जाम में उन्होंने आपसे सेक्शन का नाम, सेक्शन क्या कहता है, ऐसी चीज़ें जाननी है वहाँ पे। तो आपका फोकस इन सब चीज़ों पे होना चाहिए। दीज आर जस्ट रैंडम नॉलेजेस, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कौन सी एक्टिविटीज़ को पीएमएलए के तहत बुक किया जाता है। ठीक है, एक्सटेंट इंपॉर्टेंट है आपके पास, राइट। नेक्स्ट हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, चलेंगे सेक्शन नंबर 3, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ ये अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी किसी को उठा के वो लोग जो है उनके क्रिमिनलाइजेशन नहीं करते हैं, उनको बुक नहीं करती है अथॉरिटीज, उनको अथॉरिटीज ऐसे डायरेक्टली नहीं पकड़ती है। सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एमएल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग। सेक्शन नंबर 3 ऑफ द एक्ट। एक्सटेंट सेक्शन नंबर 1 था आपके पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटेम्प्ट, ठीक है, इंडल्ज और knowingly assist or takes part, और knowingly right assist or takes part in any money laundering activities, then only वो उस अथॉरिटी के नज़र में आता है और फिर उस पर चार्जेस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग लगाई जाती है। Either he takes the direct, indirect attempt to commit that, उसका किस्सा बनने की कोशिश करते हैं, indulges or knowingly assist or takes part in any of the money laundering act, तभी ही हम मानते हैं कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया है, वो बना है, एंड ही इज लाइबल फॉर पनिशमेंट। सो अब इसकी पनिशमेंट जो है ये सेक्शन नंबर 4 में ही दे दी गई है। सबसे पहले आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। अब सेक्शन नंबर 4 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि whosoever commits the offense of this money laundering, what punishment is provided to that person, right? So that is also an essential section, which is section number 4, which is punishment, right, for money. So person shall be punished for with rigorous imprisonment from 3 years to maximum of 7 years। कभी कभी टाइम फ्रेम एक्सटेंड भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है उसने किस तरीके का ऑफेंस कमिट किया है, कितना बड़ी अमाउंट का किया है, प्लस अ फाइन ऑफ मिनिमम ₹5 लाख, ठीक है, कम से कम में 5 लाख, आगे कितना लगेगा वो अथॉरिटीज ही अकॉर्डिंगली डिसाइड करती है जब उसके ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करके उसे जो है पकड़ा जाता है। दिस इज दी मिनिमम पनिशमेंट। 3 to 7 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट डेफिनेटली होता है, ठीक है, मिनिमम फाइन ऑफ 5 लाख रुपीज भी डेफिनेटली होता है। नाउ दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट सेक्शन, यू कैन नॉट स्किप दिस एट ऑल, ठीक है, इस पे आपके पास कोई भी चांस नहीं होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पीएमएलए के तहत एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स भी आते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं, सारी अथॉरिटी होती है हमारे पास। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स, कुछ चीज़ें मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखती हूँ, मैं बोल देती हूँ, तो जो मैं बोल देती हूँ वो भी आगे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है। These officers are basically appointed by central government again, ठीक है। So power authority to make rules and regulations for PMLA वो सेंट्रल अथॉरिटी से ही आते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं आपके पास, राइट, प्लस 2 मेंबर्स होते हैं,
एज की बात कर ली जाए 62 ईयर्स, सॉरी 6 ईयर्स, 62 ईयर्स यहाँ पे आएगा, 62 ईयर्स, ठीक है, प्लस 5, सो इधर 5 साल और 62 साल जब तक उनकी एज नहीं होती उसके अकॉर्डिंगली उनकी टेन्योर चलती है, उनकी टर्म चलती है। बेंच कहाँ पे ये बैठते हैं, पीएमएलए का जो बेंच है ये न्यू दिल्ली में बैठता है, ठीक है। टर्म मैंने आपको बता दी। बाउंड बाय दिस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज बाउंड बाय नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स, ठीक है, नॉट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी मेंशन्ड हियर in the context of your adjudicating authority। इसके अलावा सेक्शन 7 के तहत स्टाफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों के लिए अपॉइंट करते हैं। फर्दर ये 3 लोग ही काम करते हैं, इनका पूरा स्टाफ होता है। और सेक्शन 7 के तहत सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इनके लिए स्टाफ भी मुहैया करवाती है। स्टाफ सेक्शन 7, ठीक है स्टूडेंट्स। कहीं पे भी आपको लगे आपको डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चंस वहाँ पे सकते हैं, फील फ्री टू आंसर। सो नाउ इन केस अब कैसे वो ड्यूटी अपनी परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि इन केस अंडर सेक्शन नंबर 8 अ कंप्लेंट इज फाइल्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग अगेंस्ट अ पर्सन, कंप्लेंट इज फाइल्ड, ठीक है। मैं प्रोसीजर पे आ चुकी हूँ, कुछ सेक्शंस में इनका प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया होगा तो वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। सो कंप्लेंट हैज टू बी फाइल्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग अंडर सेक्शन 8, जिसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेंड्स अ नोटिस टू ऑफेंडर, ठीक है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट दायर की गई होती है, ठीक है। उसको 30 डेज का टाइम दिया जाता है, 30 डेज विंडो होती है, ठीक है, टू टेल अथॉरिटी व्हाई ही शुड नॉट बी अरेस्टेड और व्हाई हिज प्रॉपर्टी शुड नॉट बी कन्फिस्केटेड, व्हाई ही शुड नॉट बी एडजुडिकेटेड। तो इसके पीएमएलए का जो शेड्यूल 1 है वहाँ पे ऑफेंसेस मेंशन किए गए हुए हैं, ठीक है, प्लस पनिशमेंट्स भी आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। अगर कोई रेंजिंग है, किसी की 3 साल, किसी की 4 साल, किसी की ऐसे दी हुई है उन लोगों ने, बट बेसिक पनिशमेंट 3 to 7 ईयर्स मैक्सिमम रिलीजियस होती है, मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ फाइन है। शेड्यूल 1 में आपको ऑफेंसेस मेंशन कर दिए जाएंगे, उसी के तहत जो है कार्रवाई इन लोगों ने आगे करनी है। 30 डेज की विंडो के बाद in case he fails to answer the question उस पर कार्रवाई होगी, प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। and if a property is confiscated, ठीक है, in case after this यहाँ पे आप लोगों का जो है 9 सेक्शन आ जाएगा, प्रॉपर्टी इज confiscated, then that property shall vest into the central government, जो रिसीवर अपॉइंट कर देंगे। स्टूडेंट्स हो सकता है आने वाले अभी आगे इस वीडियो का पार्ट 2 भी आपको देखने को मिल जाए, सो आप लोगों को अंत तक हमारे साथ इसके साथ बनना होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी दी पार्ट 1 ऑफ द पीएमएलए एक्ट, जिसमें सेक्शन 9 के तहत प्रॉपर्टी जो है which is confiscated, property confiscated vest in central government, plus central government वहाँ पे एक receiver for the maintenance of the property अपॉइंट कर देगा till the case does not get solved। So student इसी के साथ पार्ट 1 ऑफ द पीएमएलए एक्ट जो है वो खत्म हो चुका है। हम आपसे मिलेंगे पार्ट 2 ऑफ द पीएमएलए एक्ट, जिसमें हम सेक्शन 10 ऑनवर्ड्स जो है स्टडी करेंगे। सो अगर आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट।